इज एब्सेंट इन एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स में कौन सी चीज एब्सेंट होगी? कैरेब साइकिल, ईएमपी पाथवे, एंजाइम, वाटर। तो एरिथ्रोसाइट्स में आपको पता है कोई भी ऑर्गेनेलिक एसिड नहीं होता। रेड ब्लड सेल्स के अंदर 95% हीमोग्लोबिन होता है, 5% बाकी एंजाइम वगैरह होते हैं। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्रेब साइकिल कहाँ पे होगा? तो वो नहीं होना। तो उसमें जस्ट ईएमपी पाथवे पॉसिबल है, हो सकता है, जिसमें बहुत कम एटीपी जनरेट होंगे, उन पर सर्वाइव करेगा। तभी तो आरबीसीज की जो लाइफ होती है बहुत शॉर्ट होती है, वो जल्दी ही डेड हो जाते हैं। उसके बाद हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड व्हेन सिंगल पायरुवेट मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली ऑक्सीडाइज एरोबिकली। ठीक है, जब एक एक पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है एरोबिकली कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो उससे कितने एटीपी के जो मॉलिक्यूल हैं वो बन रहे होते हैं। तो थोड़ा सा हम ये ग्राफ से आगे डायग्राम से इसको देखते हैं कि किस तरह ये काम चल रहा होता है। देखें यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले पायरुवेट है। ये देखें, ये पायरुवेट है। ये पायरुवेट जो है कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर। यहाँ पे क्या होगा कि एक NADH का मॉलिक्यूल जो है वो बनता है। ये सिंगल NADH का मॉलिक्यूल बनता है और एसिडाइल कोएंजाइम में जाता है आगे सिट्रिक एसिड साइकिल में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में। और आपको पता है एक एसिडाइल कोएंजाइम से 3 NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं इस रिएक्शन में, 2 FADH के मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं और एक जो है वो नेट एटीपी बनती है जिसको हम बोल रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। एक नेट एटीपी बन रही होती है। आपको पता है कि एक NADH 3 एटीपी देते हैं, 3 × 3 = 9। 9, तो 3 × 3 = 9 था हमारे पास। और एक FADH से ATP 2 बन रहे थे तो हमारे पास 2 ATP ये होंगे, एक नेट ATP है। टोटल ATP कितने हो जाएंगे? 12 ATP। यानी एक एसिडाइल कोएंजाइम से 12 ATP बन रहे थे और जो एक पायरुवेट ऑक्सीडाइज हुआ था एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर तो एक NADH ये था। आपको पता है जो NADH ग्लाइकोलिसिस के अंदर बनते हैं, वो जब वो NADH माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं तो उनको एक ATP खर्च करना पड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री के लिए। जब वो एक ATP खर्च करेंगे तो उनसे ATP 3 नहीं बनेंगे, उनसे ATP 2 बनेंगे। 3 से 2 ATP बनते हैं। तो आप 12 में से 2 ऐड कर लें तो कितने बन जाएंगे? टोटली हमारे पास 14 बन जाएंगे। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि एक एसिडाइल कोएंजाइम से 12 ATP बन रहे हैं और एक पायरुवेट से हमारे पास 14 ATP जो है बन रहे हैं। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन ये था कि 10, 14, 12, 11 स्टेटमेंट थी कि एक पायरुवेट से कितने बने हैं। तो एक पायरुवेट से हमारे पास 14 बने हैं तो हम 14 टिक करेंगे। दिस इज राइट ऑप्शन। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस व्हेन सिंगल एसिटाइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। हाँ, एक एसिटाइल कोएंजाइम के ऑक्सीडेशन से यहाँ पे 12 एटीपी बनते हैं, ये हमने अभी प्रूव किया, आपने देखा। उसके बाद नेक्स्ट, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन सिंगल पाल्मिटिक एसिड मॉलिक्यूल मेटाबोलाइज एरोबिकली। जब एक पाल्मिटिक एसिड जो है एरोबिकली मेटाबोलाइज होता है तो उससे कितने जो एटीपी हैं वो बनते हैं। अगर हम एटीपी के नंबर की बात करें तो बच्चों, एक पाल्मिटिक एसिड में हमारे पास जो है 16 कार्बन होते हैं और इनसे 2 कार्बन वाले 8 फ्रैगमेंट्स जो है बनेंगे और ये 2 कार्बन फ्यूचर में कन्वर्ट होंगे एसिडाइल कोएंजाइम ए के अंदर। तो आप जानते हैं कि एक एसिडाइल कोएंजाइम ए से 12 एटीपी बन रहे हैं। अभी हमने निकाला था, ये साफ किया था हमने। तो चूंकि 8 फ्रैगमेंट्स हैं कार्बन 2 वाले, तो आप 8 को 12 से कर दें मल्टीप्लाई तो हमारे पास ये आंसर आएगा 96। तो एक पाल्मिटिक एसिड से 96 जो एटीपी हैं वो बन रहे हैं। इसी तरह एक और मैं क्वेश्चन आपको असाइन कर रहा हूँ। ये ओलिक एसिड से, ओलिक एसिड है और इसके अलावा ब्यूटारिक एसिड है, इनसे कितने एटीपी बनेंगे ये कमेंट सेक्शन में जब लाजमी बताइएगा। आप कमेंट कीजिएगा लाजमी कि बताइएगा कि इनसे कितने एटीपी जो है बन रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम 96 जो है वो टिक कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला MCQ है, आउट ऑफ 36 एटीपी मॉलिक्यूल हाउ मेनी आर प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कितने एटीपी जो है केमियोस्मोसिस से बनते हैं। ये पास पेपर का MCQ है जो आ चुका है लास्ट टाइम, 2023 में MCQ रिपीट हो चुका है, तो ये लाजमी कर लें आप। ये 32 एटीपी होते हैं, जो 36 में से 36 तो नेट एटीपी हैं यूकेरियोट्स के अंदर, उनमें से जो 32 एटीपी हैं 32 ये बेसिकली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन केमियोस्मोसिस से जो है बन रहे होते हैं। बाकी जो 4 एटीपी हैं वो हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से बन रहे होते हैं। उनमें 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस से आते हैं और 2 एटीपी क्रेब्स साइकिल से आते हैं। मेजर एंजाइम्स इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम एटीपी टू ग्लूकोज। ये काइनेज एंजाइम होता है, ऐसा पढ़ते हैं हेक्सोकाइनेज। ये मेजर एंजाइम है जो कि फॉस्फेट को ट्रांसफर कर रहा होता है।
ये सारे काइनेजेस होते हैं जो फॉस्फेट को ट्रांसफर करने में काम कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इज। ग्लाइकोलिसिस की जो एंड प्रोडक्ट है हमारे पास वो क्या होगी? ग्लाइकोलिसिस की एंड प्रोडक्ट हमेशा पायरुवेट होगी। ठीक है, उसने पूछा है एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो, ग्लाइकोलिसिस की एंड प्रोडक्ट हमेशा पायरुवेट ही रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन बेकिंग। अब ये एमसीक्यू जो है यूएचएस 23 में आ चुके हैं, और इसके अलावा ये एक और यूनिवर्सिटी में गालबन सजाम्बू है, सजाम्बू में 22 में भी आ चुके हैं। इस तरह पास्ट पेपर्स की जो एमसीक्यू हैं वो रिपीट भी हो रहे होते हैं, इसलिए इनको आप लाजमी किया करें, पास्ट पेपर के एमसीक्यू बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बेकिंग के प्रोसेस में जो हमारे पास रेस्पिरेशन चल रही है, एरोबिक है, एनारोबिक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और वो फाइनली चीज़ों को बेक करने में इस्तेमाल होगी, जैसे इसको हम खमीर करना भी कहते हैं, फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी हम कह रहे होते हैं। उसके बाद है इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन डैश एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो एटीपी के मॉलिक्यूल हैं वो कितने बनेंगे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से? एक मिनट, अगर वो डायरेक्ट एटीपी पूछ रहे हैं आपसे, तो एटीपी के लिए हम सिर्फ 2 ठीक करेंगे, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ हमें 2 एटीपी मिलते हैं। एनएडीएच वगैरह तो आगे मेटाबोलाइज होंगे जाके, तो हम 2 ही यहाँ बेस्ट आंसर है, 2 ही हम ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड में जो कार्बन के एटम होते हैं बेसिकली हमारे पास वो 3 होते हैं, तो हम 3 टिक करेंगे। नेट एटीपी प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अच्छा, इसका जो फार्मूला है वो ये भी आपको आना चाहिए समटाइम ना, ये भी फार्मूला एग्जाम में आ रहा होता है। इसका फार्मूला है C3H4O3। ये फार्मूला है पायरुवेट का, C3H6O3, ये फार्मूला है लैक्टिक एसिड का, तो इन दोनों में फ़र्क लाजमी कीजिएगा। नेट एटीपी प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के एंड पे जो एटीपी बनते हैं बेसिकली वो 2 बनते हैं नेट, टोटल 4 बनते हैं, 2 यूज हो जाएंगे तो 2 ही बचेंगे पीछे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 27 MCQ। पायरुविक एसिड इज एसिड ऑफ। पायरुविक एसिड में जो कार्बन है वो कितने होंगे? ये 3 होंगे बेसिकली। ये पास्ट पेपर्स की यूनिवर्सिटीज़ के एमसीक्यू हैं, इस तरह बेसिक से एमसीक्यू भी समटाइम आ रहे होते हैं, ये लाजमी करें आप। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज? व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज बाय यीस्ट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन? एनारोबिक रेस्पिरेशन से जो एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज की वो क्या होगी? यीस्ट में अल्कोहल बनता है, अल्कोहल के साथ साथ और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे यही रहेगा, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डिकार्बोक्सिलेशन भी होगी और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन? एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्रैम्पिंग हो सकती है, ठीक है, पेन भी हो सकता है, टायर्डनेस भी हो सकती है, हाई कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी, क्योंकि रेस्पिरेशन भी एनारोबिक, एनर्जी बन ही कम रही है तो कंज्यूम ज़्यादा क्यों होगी। इसलिए नेक्स्ट एमसीक्यू है लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन बेकिंग? बेकिंग के प्रोसेस में ये देखें, ये बुलान मेडिकल यूनिवर्सिटी है बलूचिस्तान की, वहाँ ये एमसीक्यू एग्जाम में आ चुका है। तो इस तरह ये एमसीक्यू रिपीट हुआ है दोनों साल, तो क्या पता इस साल कोई रिपीट हो जाए, तो आप पास पेपर से एमसीक्यू लाजमी करें, ये एमसीक्यू बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये जो बेकिंग के प्रोसेस में एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये इन्वॉल्व होता है बेसिकली। एनारोबिक रेस्पिरेशन से ही जो बेकिंग है वो हो रही होती है, जिसको हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी कह रहे होते हैं।